हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज ग्रामर शुरू से एकदम शुरू करते हैं। ये स्पेशली क्लास 10 के लिए है और 10 और बाकी 9 के लिए है। और इसके अलावा चाहे जिस क्लास में है आप, अगर आप अपना ग्रामर मजबूत करना चाहते हैं तो उसके लिए यूजफुल होगा। तो विशेष रूप से 10 की किताब से है, रिलेटेड है, और 9-10 के लिए बहुत यूजफुल है। बाकी इंटर के लिए भी यूजफुल होगा, क्योंकि ये हाई स्कूल का ज्ञान जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का पूरा आपको होना चाहिए। और जितना भी है टेंस, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट इंडेक्स सब इंटर में है, हर एग्जाम में हैं। तो इसलिए सबके लिए यूज़फुल है, ज़रूर आप इसको देख लीजिए। अगर आप ग्रामर अपना मजबूत करना चाहते हैं तो एकदम शुरू से मैं आज एक नई सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ, इसमें आपको मिलेगा। और उसके बाद इसकी एक्सरसाइज भी मैं करा दूँगा। तो पहले हम इसको नोट्स से आपको समझा दे रहे हैं और उसके बाद जो है इसके एक्सरसाइज कराएंगे। देखिए, सेंटेंस किसे कहते हैं, पहले वाक्य वाक्य किसे कहते हैं इसको जान लीजिए। एकदम शुरू से जान लीजिए कि शुरू में क्या होता है कि इंग्लिश में कितने होते हैं, 26 अक्षर होते हैं, जिसमें से 5 वावेल होते हैं, ए ई आई ओ यू। 21 को कॉन्सोनेंट कहते हैं। अब देखिए, लेटर से बड़ा क्या होता है, भाषा की सबसे छोटी क्या है, लेटर, ABCD। अब लेटर से बड़ा क्या होता है, लेटर से मिलकर क्या बनता है, वर्ड। तो वर्ड लेटर से बड़ा हुआ, वर्ड से मिलकर क्या बनता है, फ्रेज। ठीक, फ्रेज माने शब्द समूह। और फ्रेज के बाद क्या होता है, बनता है फ्रेज। फ्रेज से बड़ा क्या होता है, क्लाज, उपवाक्य। और क्लाज से बड़ा क्या होता है, सेंटेंस। क्योंकि सेंटेंस का कोई बड़ा सेंटेंस रहेगा तो उसी का भाग होता है क्लाज। ठीक, तो ये सभी होते हैं। तो अब सेंटेंस देख लेते हैं, सेंटेंस के अंतर्गत सब चीज़ आ जाते हैं। तो हम पहले सेंटेंस देख लेते हैं। सेंटेंस किसे कहते हैं, तो देखिए सेंटेंस की परिभाषा है, सार्थक शब्दों का वह समूह जिससे पूर्ण भाव व्यक्त हो उसे वाक्य कहते हैं। सार्थक शब्द का मतलब शब्द का कुछ अर्थ निकले। जैसे हम कहते हैं कि AMR, तो इसका कुछ अर्थ नहीं निकल रहा है, इसको हम कहते हैं निरर्थक शब्द, मीनिंगलेस वर्ड। लेकिन यही शब्द अगर हम लिख देंगे ARM, अर्म माने भुजा या बाँह, तो ये सार्थक शब्द हो जाएगा। तो सार्थक शब्दों का समूह होना चाहिए जिसका कुछ अर्थ निकले। तो सार्थक शब्दों का वह समूह जिससे पूर्ण भाव व्यक्त हो उसे हम वाक्य कहते हैं। अंग्रेजी परिभाषा, ए ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। चलिए वाक्य के प्रकार देख ले रहे हैं। वाक्य कितने प्रकार के सॉरी, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस मतलब वाक्य के भाग हैं, प्रकार नहीं भाग। वाक्य के भाग कितने होते हैं, तो देखिए वाक्य के 2 भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, प्रेडिकेट माने विधेय। अब देख लेते हैं सब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो सब्जेक्ट जो कोई कार्य करे या जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। सिंपली कर्ता यानी करने वाला, जो कोई कार्य करेगा, जो कार्य करने वाला होगा उसी को सब्जेक्ट कहेंगे, या जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे सब्जेक्ट कहेंगे। पहचान सब्जेक्ट की क्या है, वाक्य में कैसे जानेंगे कि पहचान क्या है, ताकि आपको टेंस वगैरह में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लिखे हैं तो पहचानना भी पड़ेगा ना। तो क्योंकि सब्जेक्ट जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि भाई सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब लगती है। तो जब हम सब्जेक्ट नहीं जानेंगे कि एक वचन है कि बहुवचन है या कौन सा सब्जेक्ट है, तो हम वर्ब गलत लगा सकते हैं। तो पहचानने के लिए सबसे सिंपल तरीका है कि वाक्य की क्रिया में कौन या किसने लगा के प्रश्न करने पर जो उत्तर आए वही सब्जेक्ट हो जाता है। कोई भी वाक्य रहेगा, जैसे राम जाता है तो कौन जाता है, राम जाता है। राम ने मोहन को मारा, किसने मारा, राम ने। तो इस तरह से ये सब्जेक्ट हो जाता है। ठीक, अब जीरंड सब्जेक्ट के अंतर्गत देखिए बहुत सी चीज़ें आती हैं। जैसे जीरंड भी वाक्य का सब्जेक्ट हो सकता है, इन्फिनिटिव भी हो सकता है, नाउन प्रोनाउन हो ही सकता है। देखिए सब्जेक्ट हमेशा नाउन होता है, या नाउन नहीं रहेगा तो नाउन के बदले में जो शब्द आ सकता है, जैसे प्रोनाउन, तो ये हो सकता है। जीरंड आपका हो सकता है संज्ञात्मक क्रिया, इन्फिनिटिव हो सकता है, यही सब हो सकते हैं। नाउन या प्रोनाउन, या नाउन या नाउन के बदले में प्रोनाउन आता है, इसलिए वो भी हो सकता है। तो नाउन के इक्विवेलेंट जो वर्ड है, नाउन या नाउन के बदले में आने वाला कोई भी चीज़ वो सब्जेक्ट हो सकता है। तो नाउन के बदले में देखिए प्रोनाउन तो आपको पता ही आता है। जीरंड भी आता है। जीरंड किसे कहते हैं, जीरंड माने होता है संज्ञात्मक क्रिया, या इसका दूसरा अर्थ होता है क्रियावाचक संज्ञा। तो जीरंड कहते हैं कि जीरंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाने पर बनती है और वाक्य में नाउन का कार्य करता है। नाम ही है संज्ञात्मक क्रिया, यानी संज्ञा। ठीक है, संज्ञा का काम करने वाली क्रिया, या क्रियावाचक संज्ञा है तो क्रिया लेकिन संज्ञा काम कर। तो ये नाउन का काम करती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाने से बनती है। तो देखिए ING फॉर्म तो वैसे भी होता है, लेकिन हम कैसे जानेंगे, जीरंड है तो इसकी पहचान जान लीजिए। पहचान क्या है, इसकी हिंदी वाक्य के अंत में ना नी ने लगा रहता है। कोई भी जीरंड रहेगा तो उसके अंत में ना ने नहीं रहेगा। अब जैसे ING है लेकिन हिंदी में ना ने नहीं आएगा, तो जान लीजिए जीरंड है। उदाहरण, वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, टहलना एक अच्छा व्यायाम। तो टहलना, इसमें टहलना जब अर्थ निकालेंगे तो ना शब्द आ गया, तो टहलना क्या है आपका
जीरंड है और ये नाउन का काम करता है, इसलिए नाउन के जगह ये आ गया है। और जो है ये आपका जो है सब्जेक्ट हो गया। सीइंग इज बिलीविंग, देखना ही विश्वास करना है, तो ठीक है। सीइंग माने देखना, कौन विश्वास करना, देखना। तो ये नाउन के का काम कर रहा है, जीरंड है ये, देखना ना शब्द आ रहा है। स्लीपिंग इज मस्ट फॉर लाइफ, सोना जीवन के लिए आवश्यक है, सोन या नींद लेना। तो ये सभी इसमें क्या है, जीरंड है, सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, सब्जेक्ट के स्थान पे आए। दूसरा सब्जेक्ट और क्या हो सकता है नाउन प्रोनाउन का, इन्फिनिटिव भी हो सकता है। इन्फिनिटिव माने होता है सीमाहीन क्रिया या क्रियार्थक संज्ञा। अब देखिए सीमाहीन क्रिया मतलब इसकी कोई सीमा नहीं, एक वचन बहुवचन सभी के साथ ही आ सकती है। इन्फिनिटिव क्या कैसे जानेंगे, इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने से बनता है। यह नाउन का काम करती है, जैसे मतलब जीरंड नाउन का काम करता है उसी तरह से ये भी नाउन का काम करता है। अंतर क्या, जीरंड में भी ना ने, देखिए पहचान की बात करें तो इसमें भी इसकी हिंदी शब्द के अंत में जीरंड की तरह ना नी ने लगा रहता है। देखिए ना नी ने जीरंड में भी आएगा, इसमें भी आएगा, लेकिन अंतर क्या है, वो आईएनजी फॉर्म रहेगा जीरंड और ये फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने की बनेगी। उदाहरण देख लेते हैं। टू वॉक इज ए गुड एक्सरसाइज, टहलना एक अच्छा व्यायाम। मतलब देखिए टू वॉक आ गया ना, टहलना, इसको हम वॉकिंग कर दे तो जीरंड हो जाता, लेकिन टू वॉक लिखे हैं तो इन्फिनिट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। तो ही गेव मी एंड एपल टू ईट, वह मुझे खाने के लिए काम दिया। तो यहाँ टू ईट जो है सब्जेक्ट तो नहीं है, लेकिन जो है ये क्या है, इन्फिनिटिव है, इसलिए आपको बता दिया गया, ठीक है। अब देखिए दूसरा है यूज ऑफ इट एंड देयर एज ए सब्जेक्ट, इट और देयर का सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग। तो इट और देयर भी सब्जेक्ट रूप में आता है, तो उसका भी प्रयोग हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इट कहाँ लगता है, देयर कहाँ लगता है, क्योंकि वाक्य आप लिखेंगे तो इसकी भी जरूरत पड़ेगी आपको, कहाँ इट लगाएं कहाँ देयर। तो इट माने वैसे तो यह होता है, इट का प्रयोग कहाँ होता है, जाड़ा, गर्मी, मौसम, समय, दूरी, दिन, महीना आदि बताने के लिए सब्जेक्ट के स्थान पे इट का प्रयोग होता है। तो इट का प्रयोग करते हैं, ऐसे वाक्यों में इट का अर्थ यह नहीं होता। वैसे तो इट माने यह, लेकिन जाड़ा, गर्मी, मौसम, समय, दूरी ये सब अगर बताना है तो आपको इट माने यह अर्थ नहीं लिया जाएगा। जैसे इसको कहते हैं डमी सब्जेक्ट, डमी सब्जेक्ट माने होता है अर्थहीन करता है, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो डमी सब्जेक्ट में इट भी आता है, देयर भी आता है, तो हम इट का प्रयोग पहले देख रहे हैं। तो इट का प्रयोग जो है डमी सब्जेक्ट रूप में, देखिए यहाँ उदाहरण दिया गया आपको, इट इज ट्यूजडे टुडे, आज मंगलवार है। तो इसमें आज मंगलवार है कि अंग्रेजी जानते, यह आज मंगलवार है नहीं कहा जाएगा, आज मंगलवार इसकी अर्थ निकाला जाएगा। तो इट माने यह नहीं लिया जाएगा इसमें। दूसरा वाक्य देखते हैं, इट इज रेनिंग माने वर्षा हो रही है, ये नहीं कहोगे यह वर्षा हो रही है, इट इज रेनिंग माने वर्षा, इट सब्जेक्ट रूप में लगा है। इट इज 10 o'clock बाय माई वॉच, मेरी घड़ी में 10 बजे हैं। तो ध्यान देना, घड़ी का समय बताने के लिए मे की अंग्रेजी बाय लिखा जाता है, ठीक है, इन नहीं लिखा जाता है। ये एग्जाम में आता भी है, यहाँ इन और बाई दोनों दे देंगे। इट इज 10 o'clock, यहीं बाई और इन पेपर में दे देंगे, कह देंगे कोई सूटेबल एडजेक्टिव भरो। तो आपको जान लीजिए घड़ी का समय है तो बाई लगाओगे, इन नहीं लगाओगे मे की अंग्रेजी में। तो यहाँ भी देखिए ये थोड़ी कहोगे कि यह मेरी घड़ी में 10 बजे है, आप कहोगे मेरी घड़ी में 10 बजे। इट इज़ अबाउट 18 किलोमीटर, तो लगभग 18 किलोमीटर। कोई आपसे पूछ लेगा कि यहाँ से जौनपुर की दूरी कितना है, तो आप कहोगे लगभग 18 किलोमीटर है। तो ये दूरी बताने के लिए भी इस तरह से इट का प्रयोग होता है। तो आपको बताया क्या गया, जाड़ा, गर्मी, मौसम, समय, दूरी इत्यादि बताने के लिए इट का प्रयोग होता है। चलिए देर का प्रयोग भी देख लेते हैं भाई। सब्जेक्ट के रूप में देर का भी प्रयोग होता है, अगर सब्जेक्ट नहीं रहता तो कब देर लगेगा देख लेते हैं। यदि किसी वाक्य में होना या ना होना की बात की जाए और वाक्य के अंत में है, ठीक है, हैं, था, थी, थे आदि शब्द आए और उसके तुरंत पहले कर्ता का प्रयोग हुआ हो, तो ऐसा वाक्य लिखते समय सब्जेक्ट के स्थान पर देयर का प्रयोग करते हैं। पर ऐसे वाक्य में देर का अर्थ वहाँ नहीं होता है, ठीक है। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट भी कहते हैं इसे, प्रस्तावनात्मक कर्ता, क्योंकि वाक्य इंट्रोडक्शन यानी कि वाक्य की शुरुआत करने के लिए केवल लग जाता है देर। तो इस तरह से जो है देर का प्रयोग होता है। भाई देर का प्रयोग कहीं कुछ चीज़ होने या ना होने की बात किया जाएगा, इसमें है, था, थे, थी ये सब सटा रहेगा, उसका कर्ता के तुरंत बाद रहेगा, इसके पहले कर्ता सटा रहेगा, लेकिन फिर भी हम शुरुआत देर से करेंगे क्योंकि होने या ना होने की बात किया जाएगा। तो जैसे उदाहरण देखते हैं तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। जैसे हम कहते हैं देर आर 30 स्टूडेंट्स इन द क्लास, कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं। तो यहाँ विद्यार्थियों के होने या ना होने की बात है, और 30 विद्यार्थी हैं कौन है, 30 विद्यार्थी, सटा है ना है से पहले, लेकिन जो है तब भी हम देर का प्रयोग करेंगे क्योंकि होने या ना होने के लिए बताने के लिए।
हाउ मेनी डेज आर देयर इन ए वीक, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, तो यहाँ प्रश्नवाचक लग जाएगा। तो एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, तो यहाँ दिन के होने या ना होने की बात किया जा रहा है, तो इसलिए सब्जेक्ट यहाँ देर लगा देंगे। एक बात ये भी जान लीजिए, ऐसे वाक्य का उत्तर अगर देना होगा ना तब भी आप देर से शुरू करेंगे, तो आप कहोगे देर आर 7 डेज इन ए वीक। अगला है देर इज नो ऑयल इन लैम्प, दिए में तेल नहीं है। तो एक बात ध्यान देना कि भाई दिए में तेल नहीं है, तालाब में पानी नहीं है, मगरमच्छ नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी चीज़ होने या ना होने के लिए देर लग जाएगा। तो अब एक बात ध्यान देना, यहाँ नो ऑयल लिखा गया क्योंकि ऑयल नाउन है, नाउन से पहले हमेशा नो लगता है, नाट नहीं लगता। नाट क्यों नहीं लगता, क्योंकि नाट एक एडवर्ब है, नो एक एडजेक्टिव है, मेन अंतर ये है। तो इस तरह से देर के साथ नाउन के पहले आप नो लगा देंगे। और इसी तरह से छोटे छोटे ट्रांसलेशन बहुत लोग होने या ना होने की बात करें, जैसे हम कहते हैं कि एक राजा था, तो क्या होगा देयर वाज ए किंग। एक रानी थी, देयर वाज ए क्वीन। इस तरह से एक तोता था, देयर वाज ए पैरट लिखा जाता है। चलिए अब इनलार्जमेंट ऑफ सब्जेक्ट भी हम देख लेते हैं, कर्ता का विस्तार। एक बात जान लीजिए, कर्ता एक शब्द भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी शब्द हो सकता है। तो कर्ता में कितने शब्द आ सकते हैं हम उसको देख लेते हैं, क्योंकि बड़ा वाक्य रहेगा तो उसमें कर्ता ज़्यादा भी शब्द हो सकते हैं। इनका ज्ञान आपको बहुत जरूरी है। तो विस्तार देख ले रहे थे, कर्ता में क्या क्या आ सकता है। देखिए, कर्ता के स्थान पर एक शब्द या एक से अधिक शब्द भी आ सकते हैं। यदि एक से अधिक शब्द आते हैं तो सबसे पहले क्या क्या आएगा, एक से ज़्यादा शब्द कर्ता में आएंगे तो क्या क्या आ सकता है। देखिए, सबसे पहले आएगा क्वालिफायर। क्वालिफायर माने तो विशेषता बतलाने वाला। एडजेक्टिव माने होता है विशेषण। हेड वर्ड या मेन वर्ड या नाउन कहते हैं, जो नाउन होता है उसी को हेड वर्ड माने मुख्य शब्द या मेन वर्ड ये सब कहते हैं, ठीक है। तो नाउन आएगा कुल मिला के, क्वालिफायर एडजेक्टिव फिर नाउन आएगा। और फिर क्या आएगा, एडजेक्टिवल फ्रेज आएगा, विशेषण संबंधी शब्द समूह। तो इतना चीज़ सब्जेक्ट में आ सकता है। अब इसमें से एक भी आ सकता है, सभी भी आ सकते हैं। अब देख लेते हैं कैसे लिखा जाएगा। देखिए, यदि हेड वर्ड से पहले एक शब्द है तो उसे क्वालिफायर कहते हैं, ठीक। और दो शब्द हैं तो पहले डिटर्मिनर फिर एडजेक्टिव कहते हैं, क्योंकि क्वालिफायर के दो भाग होते हैं, डिटर्मिनर और एडजेक्टिव। तो क्वालिफायर डिटर्मिनर और एडजेक्टिव का साझा नाम है, इकट्ठा नाम है। तो इस तरह से क्वालिफायर दो प्रकार होते हैं। इस तरह से पूरा इसका स्ट्रक्चर बनेगा। सब्जेक्ट में क्या क्या आ सकते हैं, देखिए क्वालिफायर आ सकता है। क्वालिफायर में क्या क्या आ सकते हैं, डिटर्मिनर और एडजेक्टिव आ सकते हैं। हाँ, दोनों भी आ सकते हैं, एडजेक्टिव और डिटर्मिनर दोनों, और एक भी आ सकता है तो उसको डिटर्मिनर कहेंगे। दो आएगा तो दूसरे को एडजेक्टिव कहेंगे। अच्छा, एडजेक्टिव के बाद क्या आएगा, हेड वर्ड या मेन वर्ड जिसको कहते हैं, मुख्य शब्द आ जाएगा, या ये कोई नाउन ही रहता है हेड वर्ड। यानी कि नाउन के पहले एडजेक्टिव रहेगा फिर डिटर्मिनर रहेगा, और एडजेक्टिव डिटर्मिनर को एक शब्द में क्वालिफायर कहते हैं। फिर एडजेक्टिवल फ्रेज आएगा। इतना चीज़ आ सकता है। चलिए उदाहरण देख लेते हैं अच्छे से समझ में ताकि आ जाए। देखिए, यहाँ दिया गया है, ए ब्लैक क्रो सिटिंग ऑन द वॉल फ्लीव अवे। ए ब्लैक क्रो माने काला कौवा, सिटिंग ऑन द वॉल माने दीवार पर बैठा हुआ। तो दीवार पर बैठा हुआ काला कौवा, फ्लीव अवे माने उड़ गया। अब प्रश्न करिए कौन उड़ गया, सब्जेक्ट पता लगाइए इसमें। फ्लीव अवे माने उड़ गया, कौन उड़ गया, तो आपको उत्तर आएगा दीवार पर बैठा हुआ एक काला कौवा। दीवार पर बैठा हुआ काला कौवा जो था वही उड़ गया। तो आपका इतना बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि बर में प्रश्न कर लीजिए कौन उड़ गया, तो दीवार पर बैठा हुआ काला कौवा। अब इसमें जान लीजिए कि दीवार पर बैठा हुआ काला कौवा में सब्जेक्ट में क्या क्या है। ए आपका डिटर्मिनर है, तो आर्टिकल ए एंड द, पॉजिटिव एडजेक्टिव माई, योर, ही, और जो न्यूमरल्स होते हैं संख्यावाचक विशेषण जैसे सम, मेनी, सब 1 2 3 ये सभी डिटर्मिनर में ही आते हैं। और एडजेक्टिव में ब्लैक हो गया मान लीजिए, और नाउन में क्रो हो गया। तो कौवा तो बहुत है, लेकिन ये काला कौवा तो इसकी विशेषता बतला रहा है। डिटर्मिनर मतलब निश्चित करने वाला, निश्चित कर देता है भाई एक काला कौवा है, दो है, जो भी है। तो ए ब्लैक क्रो। अब इसके बाद देखिए, कौवे की विशेषता बतलाने के लिए यहाँ इतने सारे शब्द आ गए हैं। सीटिंग ऑन द वॉल, दीवार पर बैठा हुआ। भाई कौवा तो बहुत है, लेकिन ये दीवार पर बैठा हुआ है, तो इसकी एक अलग विशेषता हो गई। तो इसको विशेषण संबंधी फ्रेज इसलिए कहते हैं। तो ये भी ये ना सोचिए कि ये आईएनजी फॉर्म है तो मेन वर्ब की आईएनजी है, मेन उन वर्ब नहीं है, ठीक। क्योंकि अगर मेन वर्ब होता तो इसके पहले इज, एम, आर, वाज, वर्ब, विल बी, शैल बी में से कुछ ना कुछ सहायक क्रिया भी तो आती है। तो ये है एडजेक्टिव का काम कर रहा है, एडजेक्टिवल फ्रेज है, ठीक पूरा। तो इतना पूरा सब्जेक्ट है आपका, इतना बड़ा सब्जेक्ट हो सकता है। अब इसमें से कुछ एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, पूरा भी आ सकता है, इतनी चीज़ें भी आ सकती हैं। तो ये था सब्जेक्ट का भाग। सब्जेक्ट आपको बता दिए, क्योंकि देखिए पहला क्वेश्चन जो रिगार्डिंग आता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से आता है, तो आपको इस तरह से सेट करना पड़ेगा क्वालिफायर, ठीक है, यानी कि डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, हेड वर्ड, एडजेक्टिवल फ्रेज जो भी है उसको सेट करना पड़ेगा, नहीं है तो आगे बढ़ेंगे।
तो इसलिए आपको एक पहला क्वेश्चन आपको हाई स्कूल में इसी से आ जाता है। अब देखिए प्रेडिकेट हम देख लेते हैं क्या है। तो प्रेडिकेट मतलब वाक्य का वह भाग जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताओ, उसे प्रेडिकेट कहते हैं। पहचान क्या है, वाक्य में सब्जेक्ट को छोड़कर शेष भाग प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट पहचान एक सबसे सिंपल ट्रिक है भाई, वाक्य के दो ही भाग होते हैं, एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट को निकाल दो, जो बचेगा सब क्या है, प्रेडिकेट। लेकिन बात करें प्रेडिकेट के भी प्रकार देख लेते हैं, प्रेडिकेट के भाग देख लेते हैं कितने भाग होते हैं। तो प्रेडिकेट के 3 भाग होते हैं, देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। अब तीनों भाग देख लेते हैं तब ताकि वाक्य पूरा हो जाए भाई, सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों भाग पढ़ लें अच्छे से। तो इसके 3 भाग ये होते हैं कि पहला वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, तीसरा कंप्लीमेंट होता है। वर्ब माने होता है क्रिया, ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म, कंप्लीमेंट माने होता है पूरक। अब थोड़ा सा तीनों के बारे में हम पढ़ लेते हैं ताकि हमारा सेंटेंस का चैप्टर फिनिश हो जाए, ठीक है। फिर अगले चैप्टर से आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया जाएगा। अब देखिए वर्ब किसे कहते हैं, तो थोड़ा सा भी आपको पहचान बताया जा रहा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। तो इसलिए कि ताकि आपको टेंस पढ़ो या कोई भी सेंटेंस पढ़ो तो उसमें आप समझ लो कौन क्या है, इसलिए। वर्ब किसे कहते हैं, जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे वर्ब कहते हैं। या किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में कुछ कहती है, जो क्रिया होती है। जैसे मतलब व्यक्ति के बारे में कहते हैं कि ही इज़ ए गुड बॉय, वस्तु के बारे में दिस इज माई बुक है, और या फिर दिल्ली इज़ ए बिग सिटी, कानपुर इज इन इंडस्ट्रियल एरिया। तो इस तरह से व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में कुछ कहती है, तो उसी को हम वर्ब कहते हैं। ए वर्ब इज ए वर्ड विच सेज समथिंग अबाउट सम पर्सन, प्लेस आर थिंग, ये इसकी परिभाषा है। या वर्ब की बस छोटी सी परिभाषा है, वर्ब डिनोट्स एन एक्शन। डिनोट्स मैंने बताती, क्रिया किसी कार्य को बताती है। भाई क्रिया का मतलब ये एक्शन वर्ड है, ये कार्य करने वाला कोई भी काम है, जो काम किया जाता है उसी को हम क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, सोना, खाना, ये सब क्या है, क्रिया ही तो है। आप देखिए पहचान क्या है क्रिया की, हिंदी वाक्य अंत में आती है पहली बात तो, जैसे कोई भी वाक्य हिंदी में है तो लास्ट में जो रहेगा वो क्रिया है। और अंग्रेजी में कैसे जानोगे कि अंग्रेजी में मुख्य क्रिया की यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की हिंदी शब्द के अंत में ना शब्द आता है, ठीक। जैसे गो मिस जाना, स्लिप मिस सोना, ठीक है, कम मिस आना, राइट मिस लिखना, तो ये ना शब्द आ रहा है, ये ठीक है आपका मेन वर्ब है। अब चलिए देख लेते हैं हम ऑब्जेक्ट देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, तो ऑब्जेक्ट तो मतलब इसकी तो परिभाषा यही है कि जिस व्यक्ति या वस्तु पर कार्य किया जाता है वही ऑब्जेक्ट होता है। जैसे राम रीड से बुक, राम एक किताब पढ़ता तो किताब पर राम काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट है। ही टीचर्स मी, वह मुझे पढ़ाता तो मुझ पर वो काम कर रहा है पढ़ाने का, तो वो ऑब्जेक्ट है। लेकिन आपको भाई ऑब्जेक्ट पहचानना है तो सिंपली आप इसको ऐसे इतना ही समझ लीजिए कि वाक्य की क्रिया में क्या या किसे लगाकर प्रश्न करने पर, क्या या किसे लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर आए उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। आप सिंपल जान लीजिए, इसकी पहचानना ही है क्योंकि आपको परिभाषा लिखने के लिए आएगा नहीं पेपर में। तो वाक्य की क्रिया में क्या या किसे लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर आए उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, तो उसे वही ऑब्जेक्ट आपका हो जाएगा। तो अब देखिए टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट देख लेते हैं, ऑब्जेक्ट के प्रकार, दोनों प्रकार देख लेते हैं, तो इससे एग्जाम्पल भी आपको मिल जाएंगे। देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, प्रत्यक्ष कर्म। दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, देखिए वाक्य की क्रिया में क्या लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर आए उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। यानी कि क्या है, किसी दो चीज है प्रश्न करने के लिए, तो क्या लगा के पहले जो प्रश्न करोगे उत्तर आएगा उसी को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से वस्तु का बोध होता है, इतना ध्यान देना है, कोई भी वस्तु रहेगी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आ जाएगी वो। जैसे राम रीड्स ए बुक, राम एक किताब पढ़ता है, राम पढ़ता है, प्रश्न करिए क्या पढ़ता है, तो उत्तर आएगा एक किताब। तो ये आपका ए बुक क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट मतलब कर्म होता है जिस पर कार्य किया जाता है, जैसे राम पढ़ने का कार्य किताब पर कर रहा है, ठीक है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं भैया, अप्रत्यक्ष कर्म। वाक्य की क्रिया में किससे या किसको लगा कर प्रश्न करने पर जो उत्तर आए उसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक बात और जान लीजिए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से व्यक्ति या सजीव प्राणी का बोध होता है। मतलब कोई भी व्यक्ति की बात की जाएगा या सजीव प्राणी की बात की जाएगा तो उसी को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे ही हेल्प्स मी, वह मेरी सहायता करता है। तो मी क्या है, आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि भाई काम किस पर कर रहा है, मुझ पर कर रहा है। तो जिस व्यक्ति या वस्तु पर कार्य किया जाता है उसी को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक। और वो क्या है किसे लगा के प्रश्न करने पता चल जाता है। अब किसे लगा के प्रश्न करने पता चल रहा है इसलिए इसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। व्यक्ति का बोध हो रहा है, सजीव प्राणी का बोध हो रहा है। दे गेव हर ए पेन, वे उसे एक कलम दिए, तो किसे दिए, उसे क्या है भाई, ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और क्या दिए, एक पेन, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। वस्तु है ए पेन, हर जो है व्यक्ति है।
तो देखिए एक बात ये भी जान लीजिए कि ऑब्जेक्ट तो दो होते हैं, लेकिन कभी कभी दो भी ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट भी आ सकते हैं। तो इसलिए कौन सा पहले लिखे कौन सा बाद लिखे, तो इसके लिए आपको एक छोटा सा टॉपिक पढ़ लीजिए, ऑब्जेक्ट का स्थान परिवर्तन। तो आप स्थान परिवर्तन भी बता दे रहे हैं, कब कौन ऑब्जेक्ट आएगा, कैसे उसको चेंज किया जा सकता है उसका स्थान। देखते हैं, यदि वाक्य में दो ऑब्जेक्ट आए तो उससे पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो उसमें जो है सबसे पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और फिर उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स आता है तो इनडायरेक्ट को पहले लिखो, बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये जनरल रूल्स है। किंतु इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिख सकते हैं, तब उसके पहले टू एफ आर लगाना पड़ता है। इतना ध्यान देना कि हम चाहें तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी बाद में लिख दें, लेकिन तब टू एफ आर लगाना पड़ेगा। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे आई टीच इंग्लिश टू यू, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, ठीक। और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, आई टीच यू इंग्लिश, आई टीच यू इंग्लिश। अब देखिए यू क्या है आपका, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, व्यक्ति वाला, क्या पढ़ाता है इंग्लिश, तो ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले या फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन यही बात कैसे भी लिख सकते, आई टीच इंग्लिश टू यू, इंग्लिश को पहले कर दिया गया तो टू लग गया आपका, यू बाद में हो गया, ठीक। सही दोनों है। तो आपके पेपर में रीऑर्डरिंग में ऐसे भी आ सकता है, मान टू लगा के दे देगा, आई यू टीच टू इंग्लिश ऐसे दे देगा ना, तो अगर टू लगा के देगा तब इतना जान लीजिए कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आपको बाद में ही लिखना पड़ेगा, नहीं तो आपका वाक्य गलत हो जाएगा, ठीक। अब अगर टू नहीं दिया है तब आपको इसी स्टाइल में लिखना है, ठीक है। तो आई टीच, तब इंग्लिश और टू हटा के इंग्लिश लास्ट में कर देंगे। अगर टू नहीं है तब आपको यू पहले लिखना पड़ेगा, आई टीच यू इंग्लिश, क्योंकि भाई नियम है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखा जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में, तब टू नहीं लगता है, ठीक। इन सभी बातों को भी समझना जरूरी है। दूसरा, माय फादर बाट मी ए मोबाइल, मेरे पिताजी ने मुझे एक मोबाइल खरीदा। अब देखिए मुझे या मेरे लिए एक मोबाइल खरीदा, तो अब इसको ऐसे भी माय फादर बाट ए मोबाइल फॉर मी, ए मोबाइल को हम पहले कर देंगे, तब में हम फॉर मी लगा दिए, मेरे लिए। अब आप सोचेंगे टू या फार कब लगाएं, तो पेपर में आपके फार या टू दिया रहेगा, फार रहेगा तब भी आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले करना है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को तब बाद में लिखना है, टू है तब भी यही करना है। और जनरल सेंस आपको हिंदी के अनुसार करना चाहो तो मैं बता दे रहा हूँ, टू का शाब्दिक अर्थ होता है को, जैसे मैं तुमको अंग्रेजी पढ़ाता हूँ या तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, और फार माने होता है के लिए। तो मतलब मेरे पिताजी ने मेरे लिए एक मोबाइल खरीदा, अगर हिंदी में लिए आया है तो फार लगा के बोलिए, को आया है तो टू लगा के बोल सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर यू पहले हो जाएगा तो को अंग्रेजी टू नहीं लिखा जाएगा। अगर इसमें देखिए माय फादर बाट मी, मी पहले हो गया तो हो गया मेरे लिए, एक अंग्रेजी नहीं लिखा जाएगा। तो इतना आपको ध्यान दे देना है। बाकी तो आप चाहे टू लगाओ चाहे फार लगाओ, टू ज़्यादा टू ही लगता है, ठीक। फार वही के लिए का सेंस देना हो तो लग जाता है, ठीक। तो आई होप ये भी समझ में आ गया कि हम भाई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में भी लिख सकते हैं, लेकिन तो टू या फार लगाना पड़ता है। तो पेपर में ये सब लगाया रहेगा टू या फार, तो आपको बाद में लिख देना होगा, नहीं तो आप पहले लिखना पड़ेगा। रीऑर्डरिंग में इस तरह से आपको सेट करना पड़ेगा। चलिए अब सभी हो गया, तो वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, कंप्लीमेंट भी देख लेते हैं ताकि आपका सेंटेंस वाला चैप्टर ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो बाद में इसका हम आपको जो है एक्सीलेंट बुक क्लास 10th के से जो है इसका एक्सरसाइज भी बता देंगे, और राजू प्रकाशन की का ये पूरा एक्सरसाइज और ये चैप्टर पूरा फिनिश मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, चैनल पे है वीडियो, आप वहाँ देख सकते हैं। और ग्रामर के भी काफ़ी चैप्टर कंप्लीट किए हैं, लेकिन अब ये शुरू से पूरा कंप्लीट करा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। चलिए देखते हैं, कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट माने होता है पूरक, पूरक मतलब पूरा करने वाला, वाक्य के अर्थ को जो पूरा करे, पूर्ण भाव व्यक्त करे उसे पूरक कहते हैं। देखिए वाक्य में वर्ब के बाद इसके बारे में जान लीजिए, वाक्य में वर्ब के बाद पूर्ण भाव व्यक्त करने के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसे पूरक कहते हैं। जैसे वाक्य में वैसे वर्ब के बाद पूर्ण भाव व्यक्त करने के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसे पूरक कहते हैं। ये पूरक हो गया, किसे कहते हैं। पूरक कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, जान लीजिए। एक होता है सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट माने कर्ता का पूरक, एक होगा आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कर्म का पूरक, ये दो ही पूरक होता है। तो चलिए पहले सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट को डिटेल में पढ़ लेते हैं, तभी ऑब्जेक्टिव पाएंगे। कर्ता का पूरक किसे कहते हैं, वाक्य में वर्ब के तुरंत बाद सब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करने के लिए, सब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करने के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसे कर्ता का पूरक कहते हैं। यह तीन प्रकार का होता है। सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कितने तरह से आ सकता है, तीन प्रकार से आ सकता है। चलिए देखते हैं कौन कौन। पहला नाउन कंप्लीमेंट, तो पूरक, ठीक। नाउन कंप्लीमेंट, तो नाउन कंप्लीमेंट कैसे जानेंगे, जब लिंकिंग वर्ब के तुरंत बाद नाउन का प्रयोग होता है तो उसे हम नाउन कंप्लीमेंट कहते हैं। लिंकिंग वर्ब के तुरंत बाद अगर नाउन का प्रयोग होगा तो हम उसे नाउन कंप्लीमेंट कहेंगे। सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट का ही प्रकार है वो, नाउन कंप्लीमेंट है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, अब जान लीजिए कि लिंकिंग वर्ब किसे कहते हैं।
लिंकिंग वर्ब माने होता है संयोजक क्रिया। चलिए इसको भी पहले हम क्लियर कर दे रहे हैं। संयोजक क्रिया किसे कहते हैं? जो वर्ब यानी जो क्रिया वाक्य के सब्जेक्ट को उसके कंप्लीमेंट से जोड़ती है उसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं। उदाहरण, आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। तो आई आपका सब्जेक्ट है, ए स्टूडेंट आपका नाउन है, कंप्लीमेंट है, तो आई एम से जोड़ा जा रहा है। जैसे मैं हूँ, इतना लिखेंगे आई एम, पता नहीं क्या हूँ भाई, कंप्लीट सेंस ही नहीं है, वाक्य ही नहीं पूरा है। आई एम कोई शब्द नहीं होता है। मैं हूँ का अंग्रेजी बहुत लोग पूछ लेते हैं, एक बात ध्यान दीजिए, इट इज मी उसकी अंग्रेजी होती है, लेकिन मी भी लोग कहते हैं गलत है, मी नहीं रहेगा, आई रहेगा। ठीक है, इट इज आई माने मैं हूँ हो जाएगा, लेकिन आई एम गलत है। ठीक है, ये क्योंकि ग्रामर का रूल है। इट इज का जो है कंप्लीमेंट जो होता है सब्जेक्ट केस में रहता है, इट इज या इट वाज का। तो इसमें आई सब्जेक्ट है, स्टूडेंट आपका नाउन है, आई एम मैं हूँ पता नहीं क्या हूँ, ये विद्यार्थी लिख दिया तो वाक्य का अर्थ पूरा हो गया, इसलिए कंप्लीमेंट है। आई एम आपका लिंकिंग वर्ब है। एक बात जान लीजिए, लिंकिंग वर्ब मेन वर्ब का ही दूसरा रूप है लिंकिंग वर्ब। यहाँ आई एम आपको सहायक क्रिया नहीं है, हेल्पिंग वर्ब। क्यों नहीं है? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आती है आई एम तो ना, उसके साथ आईएनजी फॉर्म भी आती है। तो यहाँ जब एक ही शब्द आता है जैम और वाज वर्ब, उसके साथ कोई अलग से आईएनजी फॉर्म नहीं आया तो उसको हम मेन वर्ब कहते हैं, और मेन वर्ब या लिंकिंग वर्ब कहते हैं। और टेंस की बात करें तो आई एम ए स्टूडेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। एडजेक्टिव कंप्लीमेंट किसे कहते हैं? देखिए यहाँ नाउन पूरा कर, नाउन लिख के पूरा किया गया, सब्जेक्ट के अर्थ को पूरा, मैं विद्यार्थी हूँ। अब एक बात जान लीजिए, कंप्लीमेंट और आप ऑब्जेक्ट में कंफ्यूज भी हो सकते हैं। आप सोचेंगे मैं हूँ, क्या हूँ, विद्यार्थी, तो ये तो ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है। कैसे ऑब्जेक्ट? इसलिए नहीं है क्योंकि स्टूडेंट कौन है? मैं कौन हूँ? स्टूडेंट। ठीक है, किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया नहीं की जाती है। अब भाई मैं हूँ, अपने बारे में बता रहा हूँ ना, तो इसलिए जो क्लियर कर रहा हूँ कि भाई मैं विद्यार्थी हूँ, विद्यार्थी कौन? मैं। मानी जब वर्ब के पहले जो सब्जेक्ट है उसके वर्ब के बाद वाला शब्द दोनों एक दूसरे के लिए ही आते हैं, तो उसको हम कहते हैं कंप्लीमेंट। आप चलिए देख लेते, विशेषण भी आ सकता है भाई एक दूसरे के लिए। एडजेक्टिव कंप्लीमेंट, विशेषण पूरक, जब लिंकिंग वर्ब के तुरंत बाद एडजेक्टिव का प्रयोग होता है उसे एडजेक्टिव कंप्लीमेंट कहते हैं। उदाहरण देखिए, द क्रो वाज थर्स्टी, कौवा प्यासा था, तो कौवा था पता नहीं क्या था, तो प्यासा था, भूखा था कि मरा हुआ था ना, तो इस तरह से घायल था, तो प्यासा लिख दिया तो वाक्य का अर्थ पूरा हो गया। तो प्यासा क्या है? एक आपका एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव कंप्लीमेंट हो गया। प्यासा कौन था? कौवा। कौवा कौन क्या था? प्यासा। तो एक दूसरे के लिए आए हैं, वाज से जोड़ा गया, लिंकिंग वर्ब है वो। मिल्टन बीकेम ब्लाइंड, मिल्टन अंधे हो गए, तो बी के अंतर्गत ही जैम आर वाज वर्ब तो आता ही है, उसके बाद मतलब कि कंप्लीमेंट, लेकिन कभी इसके अतिरिक्त भी कुछ क्रियाएं हैं, जैसे बीकेम, मिल्टन बीकेम, मिल्टन हो गए पता नहीं क्या हो गया। ब्लाइंड माने अंधा, अंधा ये आपका एडजेक्टिव है तो लिख दिए तो आपका वाक्य का अर्थ पूरा हो गया। अंधा कौन हुए? मिल्टन। मिल्टन क्या हुए? अंधा। तो एक दूसरे के लिए ही आए हैं, तो इसलिए कंप्लीमेंट है। आई होप अब ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट में आपके समझ में आ गया होगा कि कंफ्यूज हम नहीं होना है। ऑब्जेक्ट में देखिए क्या मेन अंतर ये, एक ऑब्जेक्ट अलग रहा था, जैसे ही रीड्स ए बुक हम लिखे थे ना, ही रीड्स ए बुक, वह एक किताब पढ़ता था। बताइए किताब वह है? वह किताब है? नहीं है, एक दूसरे के लिए नहीं आए हैं, किताब पर ये क्रिया कर रहा है पढ़ने का, तो इसलिए इसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। जैसे मतलब कि कह रहे हैं कि ही बीट्स मी, वह मुझे पीटता है, तो मी माने वह और मैं अलग हूँ, ये इसलिए कॉम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, इसको ऑब्जेक्ट कहेंगे। भाई वह क्रिया कर रहा है मुझ पर ना, पीटने की क्रिया कर रहा है, पीटने का क्रिया मतलब काम। ठीक है, इस तरह से अंतर होता है ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट में। अब एडवर्ब कंप्लीमेंट भी देख लेते हैं, क्रिया विशेषण पूरक। तो जब लिंकिंग वर्ब के तुरंत बाद एडवर्ब का प्रयोग होता है तो एडवर्ब कंप्लीमेंट कहते हैं उसे। जैसे उदाहरण, जैसे ही वाज देयर, वह वहाँ था, तो वह था कहाँ पता नहीं क्या था, वहाँ लिख दिया तो वहाँ क्या है? स्थान है, एडवर्ब कंप्लीमेंट है। आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ, ये भी एडवर्ब कंप्लीमेंट है। ठीक है, जैसे कहते हैं ही वाज देयर या ही वाज इन द कॉर्नर, कहते हैं वह कोने में था। मान लीजिए एक शब्द है या और भी शब्द बढ़ा सकते हैं, वह कोने में था। ही वाज इन द क्लास, वह कक्षा में था। तो ये सभी भी आपके कंप्लीमेंट हो जाएंगे, एडवर्ब कंप्लीमेंट हो जाएंगे, क्योंकि स्थान को बताता है। तो एडवर्ब टाइम, प्लेस, रीजन, कंपेरिजन, मैनर, कंट्रास्ट, ये सब पर्पज, ये सब बताता है। चलिए ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट भी देख लेते हैं। सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट हो गया, कर्म का पूरक। यदि वाक्य में ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद पूर्ण भाव व्यक्त करने के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहते हैं। वाक्य में ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद पूर्ण भाव व्यक्त करने के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। अभी तक क्या था? तो वर्ब के तुरंत बाद प्रयोग किया जाता था सब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करने के लिए। अब क्या? ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद प्रयोग किया जाएगा ऑब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करने के लिए, उसको हम ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहते हैं। इसका भी आपको ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब पैसिव वॉइस आप पढ़ते हैं ना,
तो आप सोचते हैं कि भाई ये ऑब्जेक्ट है, कम्प्लीमेंट है, नहीं जानते रहेंगे तो पता लगे कम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट बना देंगे तो आपका वाक्य गलत हो जाएगा। ठीक, इसलिए आपको इसको ज्ञान होना चाहिए। चलिए देखते हैं उदाहरण। जैसे देखिए दिया गया, पीपुल इलेक्टेड मोदी प्राइम मिनिस्टर, लोगों ने मोदी को प्रधानमंत्री चुना। अब देखिए लोगों ने क्या सब्जेक्ट है, इलेक्टेड माने वर्ब चुना, किसे चुना, मोदी को, तो मोदी क्या आपका ऑब्जेक्ट है। लेकिन भाई लोगों ने मोदी को चुना, पता नहीं क्या चुना, अर्थ अधूरा है। अगर हम लिख देंगे प्राइम मिनिस्टर तो अर्थ पूरा हो गया। भाई प्राइम मिनिस्टर चुना, चीफ मिनिस्टर चुना कि ठीक है क्या चुना। तो अब यहाँ प्राइम मिनिस्टर आपका क्या है, देखिए मोदी को प्रधानमंत्री चुना गया, प्रधानमंत्री किसे, मोदी को चुना गया, तो एक दूसरे के लिए यहाँ है ना, मोदी ही प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री मोदी है। तो ये आपका आप कॉम्प्लीमेंट है, ये मोदी के लिए आया तो ये ऑब्जेक्ट के लिए आया, तो इसलिए ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट इसको हम कहेंगे। ठीक, अगर हम इसी तरह से कह दें कि पीपुल इलेक्टेड मोदी जगह लिख दें योगी, प्राइम मिनिस्टर यहाँ चीफ मिनिस्टर कह दें, तो फिर बात एक ही हुआ, योगी को चुना, क्या चुना, प्रधानमंत्री। इस तरह से हो जाता है। जैसे द टीचर मेड हिम मॉनिटर, अध्यापक ने उसे मॉनिटर बनाया, या मेड रवि मॉनिटर, रवि को क्या बनाया, मॉनिटर, मॉनिटर किसको बनाया, रवि को, बात एक ही हुआ ना। तो ये इस तरह से ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट आते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाद की वीडियो में आपको इसका एक्सरसाइज बताया जाएगा और पार्ट सब पढ़ाए जाएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, और ताकि सभी विद्यार्थी पढ़ सकें फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी मैं दूसरों की भी हेल्प कर सकूं। और आपको कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं। आप ज़रूर बताइए किस क्लास में हैं और आप वीडियो कैसा लगा, आप अगला पार्ट भी आप शीघ्र चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा के रखें ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।